देव सुनैना को बड़े से मॉल में ले गया और वहां पर शॉपिंग करवा रहा था। उसने जाते ही पहले एप्पल का फोन खरीदा। अब वो डिजाइनर बुटीक की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ से क्या क्या करेगा अब आगे देव जानेंगे आज के एपिसोड में। दोस्तों, अपनी कहानी इंस्टा मल्टी मिलेनियर वेटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आप अगर पहली बार आए हैं तो सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 8। एप्पल स्टोर के बाहर निकलकर देव सुनैना को लेकर मॉल के सबसे महंगा डिजाइनर बुटीक की तरफ ले गया। इस शोरूम के बाहर मल्होत्राज इलीट एथनिक एंड वेस्टर्न्स लिखा हुआ था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, वहां की चकाचौंध वो शाही डमीज और रेशम वेलवेट जरी के भरे लहंगे, गाउन्स और बिजनेस सूट्स देखकर सुनैना की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी वहां के डिजाइनर और ओनर खुद देव के पास आई, क्योंकि उनके बाउंसर्स का घेरा ही उनके वीआईपी होने का सबूत था। देव ने उस डिजाइनर से बड़े ही प्रोफेशनल लहजे में कहा, मैम ये मिस सुनैना है। ये विशाखापट्टनम के सबसे बड़े रेस्टोरेंट की मालकिन है। मुझे इनके लिए एक पूरी नई वार्डरोब डिजाइन करवानी है। मुझे इनके लिए कुछ बेहतरीन बिजनेस सूट, कुछ एलिट एथनिक वियर और कुछ प्रीमियम कैजुअल ड्रेसेस चाहिए। वो कपड़े जिनमें एक क्लास झलके और इनके सादगी भी बरकरार रहे। वहीं आगे से डिजाइनर सुनैना की नेचुरल ब्यूटी को देखकर इम्प्रेस हो गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, डोंट वरी सर, मैम का फिगर और स्किन टोन इतना परफेक्ट है, इनके ऊपर हर एक डिजाइनर पीस खिलेगा। चलिए मैम। ये कहते हुए वो सुनैना को अपने साथ ट्रायल रूम में जाने का इशारा करने लगी। सुनैना ने थोड़ा झिझक कर डिजाइनर के साथ ट्रायल रूम की तरफ गई। कुछ देर बाद जब सुनैना ट्रायल रूम से बाहर आई तो देव अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ा रह गया। सुनैना ने एक बहुत ही शानदार नेवी ब्लू रंग का टेलर्ड बिजनेस पैंट सूट पहना था। उसके अंदर एक क्रिप्स सफेद रंग की सिल्क शर्ट थी। उसके पैरों में मैचिंग स्लिट स्टॉल्स थे। उसके लंबे काले ग्रे बालों में स्लीक और एक प्रोफेशनल पोनीटेल में बंधा था। वो लड़के जो कल तक सैंडविच के ठेले पर पसीना बहा रही थी, वो आज किसी मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ और बहुत बड़े एक साम्राज्य की रानी लग रही थी। उसके चेहरे का वो नेचुरल नूर इस प्रोफेशनल शूट में और भी ज्यादा निखर कर सामने आ रहा था। देव उसे बस देखता ही रह गया। उसकी पलकें झपकना भूल गई। उसको ऐसे घूरता हुआ देखकर सुनैना थोड़ी शर्मा गई। उसने अपने कोट को ठीक करके पूछा, कैसी लग रही हूँ देव मैं? ये मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तभी देव धीरे से चलकर उसके पास आया। उसने मुस्कुरा कर कहा, अजीब सुनैना, कसम से कह रहा हूँ, इस वक्त अगर देश का कोई सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून भी तुम्हें देख ले तो वो भी अपनी आंखें नहीं हटा पाएगा। तुम बिल्कुल एक क्वीन लग रही हो। यह सूट तुम्हारे लिए बना है। सुनैना ने राहत की सांस ली और मुस्कुराई, लेकिन जब उसकी नजर सूट के स्लीव पर लटकते प्राइस टैग पर गई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सुनैना ने फुसफुसाकर अपनी आंखें बड़ी करके कहा, देव, इस सूट की कीमत 85,000 रुपए है। एक सूट के 85,000? देव, हम ये नहीं ले सकते। ये बड़ी बेवकूफी है। निकालो मुझे इसमें से, यहाँ से बाहर निकालो। उसकी ये बात सुनकर देव जोर से हंस पड़ा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस प्राइस टैग को अपनी उंगली से पकड़कर उसे तोड़कर डस्टबिन में फेंक दिया। उसकी यह हरकत देखकर सुनैना ने घबरा कर कहा, ये क्या किया तुमने? तभी देव ने सुनैना के कंधों पर बहुत ही प्यार से हाथ रखा। उसकी आंखों में गहराई से देखकर कहा, सुनैना, इस दुनिया में कोई भी कीमती कोई भी टैग तुम्हारी अहमियत को तय नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए प्राइसलेस हो, अनमोल हो। ये 85,000 के कपड़े तुम्हारी खूबसूरती नहीं बढ़ा रहे, बल्कि तुम्हारे इस बदन पर सजने के बाद इन कपड़ों की कीमत और बढ़ गई। आज के बाद कभी किसी चीज का प्राइस टैग मत देखना। सुदेव की मालकिन अब वो पहनेगी जो उसे पसंद आएगा, वो नहीं जो उसके बजट में होगा। देव के इन शब्दों ने सुनैना के दिल को मोम की तरह पिघला दिया। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। उसे लगा कि भगवान ने सच में उसकी सारी जिंदगी के दुखों का हिसाब एक ही बार में देव को उसकी जिंदगी में भेज कर दिया। इसके बाद सुनैना ने कई कपड़े ट्राई किए। एक बहुत खूबसूरत एमराल्ड ग्रीन रंग का डिजाइनर गाउन, एक आइवरी रंग का बनारसी साड़ी और कई सारे कैजुअल टॉप्स और जीन्स। देव ने बिना कीमत पूछे वो सब पैक करवा दिया। सुनैना की शॉपिंग होने के बाद अब बारी थी देव की। सुनैना ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देव का हाथ पकड़कर कहा, चलो मिस्टर पार्टनर, अब इस फटीचर वाले अवतार को हमेशा के लिए दफन करने का वक्त आ गया है। तुम्हारी शॉपिंग मैं करवाऊंगी।
उसकी बात सुनकर देव मुस्कुराया और सुनैना के साथ मॉल के सबसे बड़े और प्रीमियम मेंस वियर शोरूम अरमानी एक्सचेंज में दाखिल हुआ। यहाँ सुनैना ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टाइलिस्ट का रूप लिया और वो देव के उस मजबूत और एथलेटिक शरीर को बहुत अच्छी तरह समझ रही थी, जो महादेव की ताकत मिलने के बाद और भी ज्यादा गठीला और शानदार हो गया था। सुनैना ने एक एक करके देव के लिए कई सूट और कैजुअल कपड़े छांटे, उसे ट्रायल रूम में भेज दिया। 15 मिनट बाद जब ट्रायल रूम का दरवाजा खुला तो जो बाहर इंसान निकला उसे देखकर सिर्फ सुनैना नहीं बल्कि शोरूम का सारा स्टाफ और बाहर खड़े बाउंसर्स भी सन रह गए। वो पुराना बिखरे वालों वाला घिसी जींस पहनने वाला फटीचर देव हमेशा के लिए मर चुका था। उसकी जगह ट्रायल रूम में जो शख्स बाहर निकला था वो अरबपति देवांशु ओब्रॉय। देव ने एक बहुत ही स्लीक सिलाई टू परफेक्शन जेड ब्लैक 3 पीस सूट पहना था। सूट की फिटिंग इतनी गजब थी कि वो देव के चौड़े कंधे मजबूत सीने को पूरी तरह उभार रही थी। अंदर एक रेड वाइन कलर की क्रिप्स शर्ट थी जिसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, जो उसे एक बहुत ही खतरनाक लेकिन अट्रैक्टिव माफिया कम टाइकून वाला लुक दे रहे थे। उसके पैरों में शानदार इटालियन लेदर के चमकदार काले ऑक्सफोर्ड शूज थे। देव ने अपने बालों को पीछे की तरफ स्लिक बैक स्टाइल में सेट कर लिया था। देव के चेहरे पर वो तेज, उसकी आंखों का वो खौफनाक और रहस्यमयी गहरापन और ये करोड़ों की चकाचौंध वाला सूट, ये बिल्कुल किसी जेम्स बॉन्ड के किसी अंडरवर्ल्ड के सबसे अमीर राजा के जैसा लग रहा था। उसको देखकर सुनैना अपने जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पाई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था, उसकी सांसें जैसे अटक सी गई थी। सुनैना ने अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से कहा, क्या ये मेरा वही देव है? उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही लड़का है जो कल उसके ठेले पर 40 रुपए का सैंडविच खा रहा था। तभी देव बहुत ही शान से अपने एक हाथ को पैंट की जेब में डालकर धीरे चलकर सुनैना के पास आया। उसके जूतों की टिक टिक की आवाज पूरे शोरूम में एक अलग ही गूंज पैदा कर रही थी। देव ने बहुत ही भारी मखमली हल्की सी शरारती आवाज में पूछा, कैसा लग रहा है तुम्हारा पार्टनर सुनैना? सुनैना ने अपनी पलकें झपकाई। उसका चेहरा पूरी तरह से टमाटर की तरह लाल हो गया था। उसको सही शब्द नहीं मिल रहे थे। उसने हिचकिचा कर कहा, तुम तुम बहुत ही ज्यादा देव, कसम से अगर यूनिवर्सिटी की किसी भी लड़की ने तुम्हें इस रूप में देख लिया तो रूहानी तो क्या, पूरा कॉलेज तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगा। तुम बहुत ही डेंजरसली हैंडसम लग रहे हो। उसकी ये बात सुनकर देव जोर से हंस पड़ा। उसने आगे बढ़कर सुनैना की कमर में हाथ डाला और उसे हल्का सा अपनी तरफ खींच लिया। देव ने सुनैना की आंखों में डूब कर कहा, मुझे पूरी यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं मेरी रानी। मुझे तो बस ये जानना था कि क्या मेरी पार्टनर को मेरा ये नया रूप पसंद आया क्या नहीं। आगे से सुनैना ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। देव के सीने पर हाथ रखकर धीरे से कहा, मुझे तुम्हारा वो फटीचर वाला रूप भी पसंद आता है और तुम्हारा ये नया रूप भी, क्योंकि कपड़े चाहे कैसे भी हो, इसके अंदर धड़कने वाला दिल वही सच्चा और मेरी परवाह करने वाला जो है। ये शब्द सुनकर देव के दिल में सुनैना के लिए प्यार की एक नई नई नदी बह गई। उसने सुनैना के माथे को बड़े ही प्यार से चूमा। उसके बाद देव ने उसी शोरूम के अपने लिए कई सारे डिजाइनर कैजुअल कपड़े, जैकेट्स, पोलो टी शर्ट और जीन्स पैक करवा लिए। शोरूम के बाहर निकलते वक्त देव की नज़र एक प्रीमियम वॉच स्टोर पर पड़ी। एक बड़ा आदमी बिना शानदार घड़ी के अधूरा लगता है। देव सुनैना को लेकर सीधा रोलेक्स के स्टोर रूम में गया। वहां उसने अपने एक रोलेक्स से डेटोना डायमंड स्टेज्ड वॉच खरीदी जिसकी कीमत 25 लाख रुपए थी। सुनैना के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और नाजुक रोलेक्स लेडी डेड जस्ट रोज गोल्ड कलर की घड़ी खरीदी जिसकी कीमत 18 लाख रुपए थी। जब देव ने 18 लाख की घड़ी सुनैना की कलाई पर बांधी तो सुनैना का हाथ कांप रहा था। सुनैना ने उस घड़ी की चमचमाहट हीरे के डायल को देखकर कहा, देव, ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है। तभी देव ने हंसकर उसके कान में फुसफुसा कर कहा, तो आदत डाल लो मिसेज ओबरॉय, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में इससे भी बड़ी बड़ी चीजें आने वाली हैं। मिसेज ओबरॉय सुनकर सुनैना का दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा कि वो बेहोश हो जाएगी। ये पहली बार जब देव ने इस नाम से पुकारा था। इस नाम का एक वादा था, एक भविष्य था और एक ऐसा रिश्ता जिसे दुनिया से कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। शॉपिंग पूरी हो चुकी थी। देव के बाउंसर्स के हाथों में कम से कम 20 बड़े बड़े शॉपिंग बैग थे। मॉल से बाहर निकलने से पहले
देव और सुनैना मॉल के एक बहुत ही शांत और प्रीमियम कैफे के ओपन टेरेस पर जाकर बैठ गए। शाम ढल चुकी थी। विशाखापट्टनम का आसमान सितारों से सजने लगा था। कैफे में बहुत ही धीमी जैज म्यूजिक बज रहा था। देव ने 2 कैपुचिनो और कुछ सैंडविच ऑर्डर किए। वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। देव ने अपने उस काले 3 पीस सूट में अपनी कलाई पर 25 लाख की रोलेक्स घड़ी चमकाकर, सुनैना ने अपने नेवी ब्लू जींस बिजनेस सूट में परफेक्ट पावर कप लग रहे थे। सुनैना ने कैफे के कांच के शीशे में अपना और देव का अक्स देखा। सुनैना ने अपनी कॉफी का कप दोनों हाथों में पकड़ा और बहुत ही जज्बाती आवाज में कहा, देव, क्या तुम्हें विश्वास हो रहा है? कल इसी वक्त मैं उस ठेले पर पसीने से भीगी हुई थी और तुम एक 40 रुपए का सैंडविच खा रहे थे। हम दोनों कितने बेबस और गरीब थे। और आज आज हम इस शहर के सबसे महंगे मॉल में सबसे महंगे कपड़ों में बैठे हैं और ये सब किसी भी खूबसूरत जादू जैसा लग रहा है। देव ने अपने कॉफी के कप को नीचे रखा। उसने अपना हाथ मेज के ऊपर से बढ़ाया और सुनैना के हाथ को अपने हाथों में ले लिया। देव ने सुनैना की आंखों में गहराई से देखकर कहा, जादू तो ये है सुनैना कि मेरे पास जब कुछ नहीं था तब भी तुमने मेरे उस 30 लाख के वादे पर भरोसा किया। ये कपड़े, ये गाड़ियां, ये घड़ियां, ये सब सिर्फ बाहरी चीजें हैं सुनैना। ये सब मैंने इसलिए खरीदे हैं ताकि इस दुनिया को, इस रूहानी निहाल, उस जोगिंदर जैसे लोगों को उनकी औकात दिखाई जा सके, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ लिबास और दौलत की इज्जत देखती है। वहीं ये देख कहकर देव ने अपनी आंखों में एक बार फिर वो खौफनाक आग चमकी। उसने अपनी आवाज को बहुत ही गहरा और रहस्यमय करके कहा, हमारा ये नया अवतार सिर्फ हमारे सुदेव साम्राज्य को चलाने के लिए नहीं है सुनैना। ये नया अवतार अंडरवर्ल्ड के उस स्कॉर्पियन ग्रुप के लिए एक चेतावनी है। आज रात जब जोगिंदर को पता चलेगा कि जिस देव को कीड़ा समझ रहा था उसने कबाड़ खाने के 25 खूंखार किलर्स को, कुत्तों को मौत मारा है, तो वो पागल हो जाएगा। वो अपनी पूरी फौज लेकर हमें ढूंढने निकलेगा। उसके बात सुनकर सुनैना का दिल में एक बार फिर डर आ गया था। उसने घबरा कर कहा, तो हम क्या करेंगे देव? वो लोग बहुत खतरनाक हैं। उसकी बात सुनकर आगे से देव के होठों पर एक बहुत ही क्रूर और अजय मुस्कान आ गई। उसने अपनी कॉफी का आखिरी घूंट पीकर कहा, हम कुछ नहीं करेंगे सुनैना। हम बस अपने द ओशियन एस्टेट में आराम करेंगे और अपने सुदेव की ग्रैंड ओपनिंग की तैयारी करेंगे। लेकिन आज रात मेरे बाउंसर्स, मेरा पैसा और मेरी अलौकिक ताकत उस जोगेंद्र के साम्राज्य की जड़ों को ऐसा खोखला करेंगे कि कल का सूरज उस माफिया के लिए उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सूरज होगा। शिकार अब वो नहीं, शिकार अब मैं करूंगा। ये कहते हुए देव ने सुनैना का हाथ चूमा। देव ने अपनी जगह से उठकर कहा, चलो पार्टनर, हमारे भाई विला में हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब उन्हें भी तो यह नया अवतार दिखाना है ना। आगे से सुनैना मुस्कुराते हुए उठी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और उस एम्पायर मॉल के वीआईपी एग्जिट की तरफ बढ़ गई। बाउंसर्स ने उनके आगे पीछे एक लोहे का घेरा बना लिया था। आज फटीचर देव हमेशा के लिए खत्म हो गया और विशाखापट्टनम की उस रात में देवांशु ओबरॉय नाम का तूफान जन्म ले चुका था, जो आने वाले दिनों में न सिर्फ अंडरवर्ल्ड के चीथड़े उड़ाने वाला था, बल्कि इस शहर के उस इंसान को घुटनों पर लाने वाला था जिसने कभी उसकी और सुनैना की गरीबी का मजाक उड़ाया। महासंग्राम का अब बिगुल बज चुका था। द एम्पायर मॉल के उस शानदार और द ओपन एयर कैफे में शाम की और ठंडी हवाएं देव और सुनैना के चेहरे को छू कर गुजर रही थी। दोनों लगातार अब बाहर की ओर आ रहे थे। सुनैना ने जैसे ही कॉफी का कप टेबल पर रखा और अपने उस नए डिजाइनर पैंट सूट को एक बार फिर से निहारा, उसे अब यकीन हो गया था कि अब वो भिखारी से रानी बन चुकी है। उसके ठीक सामने बैठा देव उसका पार्टनर और प्यार उसका रक्षक, उस जेड ब्लैक 3 पीस अरमानी सूट और 25 लाख की रोलेक्स घड़ी में अंडरवर्ल्ड का सबसे हैंडसम और खौफनाक राजा लग रहा था। तो वहां से बाहर निकल रहे थे तो आसपास के लोगों का ध्यान उन्हीं की तरफ था। तभी सुनैना ने देव के कान के पास आकर फुसफुसा कर कहा, देव, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। उसे इतना सारे लोगों को घूरते हुए नजरों की आदत नहीं थी। उसके ये बात सुनकर आगे से देव ने एक बहुत ही शांत और अजय मुस्कान देकर कहा, देखने दो सुनैना, कल तक ये दुनिया हमारे फटे पुराने कपड़ों को देखकर मुंह फेर लेती थी। आज हमारे इस रुतबे को देखकर इनकी आंखें फटी रह गई। दुनिया हमेशा ताकत और दौलत के सामने नतमस्तक होती है,
तुम बस अपना सिर ऊंचा रखो और मेरे साथ चलो। मॉल के बाहर उनकी और चमचमाती काली मर्सिडीज और बाउंसरों की दोनों फॉर्च्यूनर गाड़ियां उनका इंतजार कर रही थी। बाउंसर ने बहुत ही मुस्तैदी से देव और सुनैना को कवर किया और मर्सिडीज का पिछला दरवाजा खोला। देव और सुनैना अंदर बैठ गई। देव ने ड्राइवर को ऑर्डर देकर कहा, द ओशियन एस्टेट। गाड़ियों का काफिला द एम्पायर मॉल से जगमगाती रोशनी को पीछा छोड़कर विशाखापट्टनम की उन चौड़ी और शांत सड़कों पर दौड़ रहा था। रात का अंधेरा अब गहरा होने लगा था। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी मर्सिडीज के शीशे से छनकर देव और सुनैना के चेहरों पर पड़ रही थी। सुनैना ने धीरे से अपना सिर देव के उस चौड़े मजबूत कंधों पर टिका दिया। देव ने अपना एक हाथ सुनैना के कंधे पर रखा और उसे अपने करीब कर लिया। सुनैना ने अपनी आंखें बंद करके एक बहुत ही सुकून भरी आवाज में कहा, आज का दिन मेरी पूरी जिंदगी का सबसे अजीब और सबसे जादुई दिन है देव। सुबह उस खौफनाक पार्क में ज्योति के ताने, फिर तुम्हारा 12 करोड़ का सुदेव रेस्टोरेंट, फिर ठेले का टूटना, गुंडों का जानलेवा हमला और फिर तुम्हारा ये नया और ये पावरफुल अवतार। ये कहकर सुनैना ने गहरी सांस लेकर आगे कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इन 1-2 दिन के अंदर 100 साल की जिंदगी जी ली। लेकिन देव, सच कहूं तो मुझे इस 85,000 के सूट और इस 18 लाख की घड़ी में ज्यादा सुकून तुम्हारे इस कंधे पर सिर रखकर मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो दुनिया का कोई भी तूफान मुझे छू नहीं सकता। देव के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और सच्ची मुस्कान आ गई। उसने सुनैना के बालों को प्यार से सहलाया। देव ने बहुत ही धीमी लेकिन चट्टान जैसी मजबूत आवाज में कहा, यह सच है सुनैना, जब तक मेरे सीने में सांस है, इस दुनिया की कोई भी ताकत, ताकि कोई भी माफिया, कोई भी गुंडा तुम्हारे आंसू का एक कतरा भी नहीं निकाल सकता। ये दौलत तो मैंने सिर्फ उन लोगों को घमंड तोड़ने के लिए पहनी है जो इंसान को उसके कपड़ों से तोलते हैं। मर्सिडीज की वो ठंडी हवा और शांत माहौल दोनों के दिलों में एक दूसरे के और करीब लाकर आ रहे थे। करीब आधे घंटे के सफर के बाद उनका काफिला डायमंड क्लास सोसाइटी के उस भारी और सुरक्षित लोहे के गेट के अंदर दाखिल हुआ। सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत सलाम किया। गाड़ियां विला नंबर 1 द ओशियन एस्टेट के भव्य पोर्च में आकर रुकी। देव ने दरवाजा खोला और सुनैना का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। जैसे ही देव ने दोनों विला के अंदर दाखिल हुए, वहां के अवतार को देखकर वहां और भी ज्यादा चमक थी। ऊपर गेस्ट रूम में रियांश और विराट अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे थे। उन्होंने पेन किलर खा ली थी और नौकरों ने उन्हें बड़ा अच्छा खाना खिलाया था। देव और सुनैना जब सीढ़ियां चढ़कर उनके कमरे में गए तो कमरे का दरवाजा खुला था। सुनैना की माँ भी वही थी और कुर्सी पर बैठकर उन दोनों से बात कर रही थी। देव ने अंदर कदम रखकर अपनी वो भारी और रुतबे वाली आवाज में कहा, कैसे हो मेरे शेरों। जैसे ही रियांश, विराट, सुनैना की माँ ने दरवाजे की तरफ देखा, कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। तीनों की आंखें इतनी बुरी तरह से फट गई, उन्हें लगा शायद वो कोई सपना देख रहे हैं। रियांश ने अपनी सूजी हुई आंख को मसल कर अपने बिस्तर से उठकर बैठकर कहा, देव। विराट का मुंह खुला रह गया। उसने हैरान होकर कहा, भाई ये तू तू ही है ना। वो फटीचर देव जो सुबह फटी पुरानी जींस नंगे पैर था, वो अब 80,000 का डिजाइनर सूट और उसके बगल में खड़ी सुनैना भी मल्टीनेशनल कंपनी की महारानी लग रही थी। आगे से देव ने हंसकर अपने सूट के बटन खोलकर कहा, क्या हुआ, अपने इस भाई को इस रूप में देखकर पहचान नहीं पा रहे हो। और कमरे के अंदर आकर उन दोनों के पास खड़ा हो गया। सुनैना की माँ भी अपनी जगह से उठ गई। उन्होंने अपनी बेटी को अपने इस आलीशान और खूबसूरत रूप में देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने खुशी से कहा, मेरी बच्ची, तू तो बिल्कुल परी लग रही है। मेरी नजरों से किसी की नजर ना लगे। आगे से सुनैना ने अपनी माँ को गले लगाकर कहा, ये सब देव की वजह से है माँ। तब रियांश ने देव के सूट को हाथ लगाकर देखकर कहा, भाई, भाई कसम से अगर तू इस रूप में कॉलेज चला गया ना, और रूहानी तो क्या पूरा कॉलेज का मैनेजमेंट तेरे कदमों में गिर जाएगा। तू लग क्या रहा है भाई, बिल्कुल खूंखार डॉन। वहीं विराट ने हंसकर कहा, भाई देव, तूने ये सब कहाँ से, मतलब वो तेरा जो बॉस है उसने तुझे ये सब कपड़े दिए हैं क्या। उसके बाद सुनकर देव ने गहरी सांस ली। अब उसे अपने इन दोस्तों को कोई भी राज में नहीं रखना था।
जो दोस्त उसके लिए मौत के मुंह में जा सकते हैं, वो इस सच को जानने के पूरे हकदार थे। देव ने कमरे का दरवाजा बंद किया और रियांश और विराट के बिस्तर के बिल्कुल सामने रखी एक कुर्सी पर बड़े शान से बैठा। उसने अपना एक पैर दूसरे पर रखा और दोनों हाथों को आपस में जोड़कर बहुत ही गंभीर और खौफनाक लहजे में कहा, रियांश, विराट, आज सुबह जो गुंडे तुम्हें मारने आए थे, तब तुम मेरी वजह से मौत के करीब पहुंच गई। तुमने मेरे लिए जो किया वो मेरी जिंदगी भर में भूल नहीं सकता। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें अपना सबसे बड़ा सच बता दूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब देव की तरफ ध्यान से देखने लगे। तभी देव ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, ये विला, ये 15 करोड़ का ओशियन एस्टेट मेरे किसी बॉस का नहीं, ये मेरा है। मैंने इसे नगद खरीद लिया है। उसकी बात सुनकर रियांश और विराट के होश उड़ गए। उन्होंने चौंक कर कहा, क्या 15 करोड़ नगद? तभी देव ने आगे कहा, हाँ, और सरीपुरम में जो ग्लास हाउस नाम की वो 8 स्क्वायर 1000 फीट की जो पुरानी बिल्डिंग थी, मैंने उसे भी 12 करोड़ रुपए कैश देकर खरीदा। अब वहाँ हमारा सुदेव नाम का रेस्टोरेंट बन रहा है। ये बाउंसर, ये गाड़ियाँ, ये सब मेरी है। मैं अब कोई पार्ट टाइम वेटर नहीं, मैं शहर का सबसे अमीर इंसान बन चुका हूँ। उनकी बात सुनकर रियांश का दिमाग घूम गया। उसने कंफ्यूज होकर कहा, लेकिन लेकिन कैसे देव? तेरे पास तो कल तक 500 रुपए भी नहीं थे। उसकी बात सुनकर आगे से देव ने अपनी उंगली में पहनी उस जादुई रिंग की तरफ एक बार देखा, लेकिन उसने उस अंगूठी का और महादेव का राज पूरी तरह से नहीं खोला। महादेव का सख्त निर्देश था कि यह राज किसी को नहीं बताना। देव ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, बस ये समझ लो मेरे भाइयों कि जिंदगी में एक बहुत बड़े इन्वेस्टर और एक फरिश्ते ने कदम रखा। मुझे एक ऐसा खजाना मिला जो कभी खत्म नहीं होगा, और जो ताकत मुझे मिली, उसी ताकत से मैंने आज सुबह उस कबाड़ खाने में जोगिंदर के उन 25 खूंखारों की हड्डियां तोड़ी थी। वहीं विराट और यांश को अब सब समझ आ रहा था। उनका वो दोस्त, वो फटीचर देव, रातों रात देवांशु ओबरॉय में बदल चुका था, जो अब इस शहर पर राज करने वाला था। रियांश की आंखों में आंसू आ गए। उसने देव का हाथ पकड़कर कहा, भाई, हमें तेरी इस दौलत से कोई फर्क नहीं पड़ता। तू हमारा भाई है और तू हमारा भाई ही रहेगा। हमें तो बस इस बात की खुशी है कि अब तुझे कभी उस रूहानी, उस निहाल के सामने जलील नहीं होना पड़ेगा। तभी देव ने अपने दांत पीस कर कहा, उन लोगों की अब औकात ही क्या रहेगी मेरे सामने। लेकिन अब मेरा सबसे बड़ा और निशाना वो लोग नहीं, मेरा निशाना है वो स्कॉर्पियन ग्रुप, वो जोगिंदर का। उसने जो मेरे आज भाइयों पर और सुनना की माँ पर हाथ उठाया, वो मेरी वो अपनी मान में बैठकर सोच रहा होगा कि उसका जो भी कुत्ता भैरव मेरी लाश लेकर आएगा, लेकिन उसे नहीं पता है कि मैंने आज उसके पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी है। जहां एक तरफ ओशन एस्टेट में देव अपने परिवार, सुनैना और दोस्तों के साथ इस सुकून भरे और सुरक्षित माहौल में बैठा था, वहीं दूसरी तरफ विशाखापट्टनम के उस पुराने इंडस्ट्रियल इलाके में स्थित जोगिंदर की वो खौफनाक मांद आज एक सुलगते हुए ज्वालामुखी में तब्दील हो चुकी थी। स्कॉर्पियन ग्रुप का वो हेडक्वार्टर, जो एक पुरानी और बंद पड़ी लोहे की फैक्ट्री में था, वो अब हमेशा शराब, धुएं और हथियारों की गड़गड़ाहट से गूंजता था। फैक्ट्री के बीचों बीच रखे उस लोहे के तख्त पर जोगिंदर बैठा हुआ था। जोगिंदर का शरीर किसी खूंखार भालू की तरह था। उसकी आंखों में वो खून की प्यास थी जो उसके इतने सालों के क्रिमिनल एम्पायर की पहचान थी। उसने एक हाथ में अपनी वो विराट फेवरेट विदेशी शराब की बोतल पकड़ी थी और दूसरे हाथ में एक लोडेड पिस्तौल थी। इसी बीच रात के 8 बज गए थे। जोगिंदर का पारा 7वें आसमान पर था। रात को जब उसकी बेटी ज्योति ने रोते हुए बताया था कि एक देव नाम के फटीचर लड़के ने उसकी कलाई तोड़ दी और उसे खुली चुनौती दी, जोगिंदर को घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी पड़ेगी, तो जोगिंदर ने उसी वक्त अपने सबसे खूंखार किलर भैरव को 25 आदमियों के साथ देव की लाश लाने भेजा था। जोगिंदर को उम्मीद थी कि भैरव दोपहर तक उस देव का कटा हुआ सिर उस सुनैना के बालों से घसीट कर उस फैक्ट्री में लेकर आएगा, लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हुई, अब रात होने वाली थी। भैरव का कोई फोन नहीं आया। उसके साथ उन 25 गुंडों के से किसी का कोई अता पता नहीं। जोगिंदर ने अपनी शराब की बोतल को साइड में रखकर मारकर कहा, कहाँ मर गया वो सूरभ?
सुअर भैरव। बोतल के टुकड़े शराब के चारों तरफ फैल गए। फैक्ट्री में खड़े 25-60 गुंडे डर के मारे 2 कदम पीछे हट गए। कोई भी जोगिंदर के गुस्से का शिकार नहीं होना चाहता था। तभी जोगिंदर ने चिल्लाकर कहा, मैंने उस फटीचर लड़के की लाश लाने को भेजा था और वो साला अभी तक वापस नहीं आया। फोन लगा उसको। भैरव, किसी को तो फोन लगेगा। क्या उन सब को जमीन निकल गई या आसमान खा गया? जोगिंदर पागलों की तरह दहाड़ रहा था। तभी उसकी यह बात सुनकर आगे से एक गुंडे ने कांप कर आगे आकर कहा, बॉस, भैरव भाई का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और बाकी सब लड़कों के नंबर भी अनरीचेबल आ रहे हैं। हमने शहर के हर नाके का पता कर लिया, उनकी गाड़ियों का कुछ भी नहीं पता चला। तभी फैक्ट्री के एक कोने में बैठी ज्योति, जिसके हाथ में प्लास्टर बंधा था, वो अपनी सीट से खड़ी हुई। ज्योति ने अपनी डरी हुई और जहरीली आवाज में चिल्लाकर कहा, पापा, मैंने आपसे कहा था कि वो देव कोई मामूली लड़का नहीं है। कल रात उसने मेरे उन 6 आदमियों की हड्डियां तोड़ी थी। उसने मेरी कलाई को ऐसे मरोड़ा जैसे मैं कोई खिलौना हूँ। हो सकता है कि उसने भैरव भाई को चकमा दे दिया हो। वो कोई जादूगर या कोई बड़ा क्रिमिनल है पापा। लेकिन आगे से जोगिंदर ने अपनी बेटी को डपट कर कहा, बकवास बंद कर अपनी। तो डर गई है कल उस लोंडे से। जोगिंदर के आदमियों को चकमा देना तो दूर, इस शहर की पुलिस भी उसे छूने से कांपती है। भैरव मेरा सबसे खतरनाक कुत्ता है और वो उस देव को कच्चा चबा जाएगा। जोगिंदर अभी दहाड़ ही रहा था कि अचानक फैक्ट्री का वो बड़ा सा लोहे का मेन गेट एक बहुत ही तेज चर्र की आवाज के साथ खुला। फैक्ट्री के अंदर खड़े सारे गुंडों ने तुरंत अपनी बंदूकें और तलवारें उस दरवाजे की तरफ तान दी। जोगेंद्र भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। दरवाजा बाहर से अंधेरा था। उस अंधेरे में कुछ गाड़ियों के हेडलाइट्स की रोशनी अंदर आ रही थी। तभी उस अंधेरे में से एक बहुत ही खस्ता हाल, टूटी और खून से सनी हुई स्कॉर्पियो धीरे धीरे रेंग कर फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुई। इस गाड़ी का बम्पर टूटकर जमीन पर घिसट रहा था। शीशे पूरी तरह से चकनाचूर थे और उनके टायरों में से हवा निकली हुई थी। तभी उस गाड़ी को देखकर एक गुंडे ने चिल्लाकर कहा, ये तो भैरव भाई की गाड़ी है। वहीं जोगिंदर तुरंत अपने तख्त से नीचे उतरा और तेज कदमों से उस गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी आकर फैक्ट्री के बीचों बीच रुकी। गाड़ी के अंदर से जो नजारा बाहर आया उसे देखकर विशाखापट्टनम के उस सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन के भी पैरों तले की जमीन खिसक गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से भैरव बाहर गिरा। लेकिन यह भैरव नहीं था जो सुबह 25 गुंडों को लेकर शिकार करने गया था। ये तो एक बस मांस का लोथड़ा लग रहा था। भैरव का वो हाथ जिसे देव ने कबाड़ खाने में तोड़ा था, लेकिन उसकी चमड़ी फट गई थी। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसका चेहरा इस कदर सूजा हुआ और बिगड़ चुका था कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। गाड़ी के अंदर और पीछे की सीट पर उन 25 खूंखार गुंडों में से कुछ गुंडे जानवरों की तरह एक दूसरे पर लदे थे। ये सब अधमरे थे। किसी की पसलियां टूटी थी और किसी के हाथ पैर गलत दिशा में मुड़े हुए थे। किसी की आंखें सूजकर बंद हो गई थी। वो सब दर्द के मारे इस तरह कराह रहे थे जैसे वो नर्क की आग में जल रहे हों। जोगेंद्र पागलों की तरह चीखा। उसने नीचे गिर रहे भैरव के कॉलर को पकड़कर कहा, भैरव, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई? ये किसने किया? बाकी के लड़के कहाँ हैं? आगे से भैरव ने बड़ी मुश्किल से खांस कर खून थूका। उसकी आंखों में मौत का खौफ था जो उसने कबाड़ खाने में देव की आंखों में देखा था। भैरव ने हाँफ कर दर्द से तड़प कर कहा, बॉस, वो इंसान नहीं है बॉस। वो साक्षात यमराज है। कोई कोई शैतान है वो। तभी जोगिंदर ने भैरव को जोर से झकझोर कर पूछा, कौन कौन शैतान? तू किसकी देव की बात कर रहा है क्या? एक फटीचर लड़का तुम 25 हथियारबंद आदमियों की हालत कैसे कर सकता है? उसकी यह बात सुनकर आगे से भैरव ने अपनी फटी हुई डरी हुई आंखों से जोगिंदर को देखकर कहा, वो फटीचर नहीं है बॉस। वो अकेला आया था बॉस, नंगे पैर। उसके पास कोई हथियार नहीं था। हमने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन जैसे उसने ह- हमला किया। ये कहकर उसकी आवाज में वो खौफ था जो किसी इंसान की रूह कपा सकता था। भैरव का वो खौफनाक मंजर याद आने लगा। उसका शरीर कांपने लगा और उसने कांप कर आगे कहा, बॉस, उसने उसने लोहे की रोड को अपने नंगे हाथों से पकड़कर मरोड़ दिया। उसने एक मुक्के से रंगा की पसलियां तोड़कर उसे 15 फुट दूर हवा में उड़ा दिया। बॉस, वो वो गोलियों से भी तेज था। वो हमारे बीच ऐसे घूमा जैसे मौत नाच रही हो। उसने सिर्फ 5 मिनट में
सिर्फ 5 मिनट में बॉस हमारे 25 आदमियों की वो हालत की जो अब जिंदगी भर अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। कुछ तो कबाड़ खाने में मर गए बॉस। उसकी ये बात सुनते ही फैक्ट्री में मौत का सन्नाटा छा गया। वो 50-60 गुंडे जो इस शहर के सबसे बड़े बदमाश माने जाते थे, उनके चेहरे का रंग पूरी तरह से सफेद पड़ गया। एक निहत्था लड़का अकेले 25 हथियारबंद गुंडों को इस कदर मार सकता है, क्या ये मुमकिन है? जोगिंदर ने अपनी पिस्तौल भैरव के माथे पर सटाकर दहाड़ कर कहा, तू झूठ बोल रहा है भैरव, तू डर गया है। एक इंसान गोली और तलवारों के सामने अकेला कैसे टिक सकता है? तभी भैरव ने रोकर अपने उस टूटे हुए हाथ को दिखाकर चीख कर कहा, उसने गोलियां रोक ली बॉस। मैंने खुद उस पर 3 गोलियां चलाई। वो गोलियां उसकी छाती से टकराकर नीचे गिर गई बॉस। उसे एक खरोंच तक नहीं आई। वो कोई जादूगर या दरिंदा है जिसे हथियार नहीं काट सकते बॉस। भैरव की इस बात ने जोगिंदर के दिमाग के परखचे उड़ा दिए। गोलियां सीने से टकराकर गिर गई। यह कोई हॉलीवुड फिल्म की कहानी लग रही थी, लेकिन भैरव के हालात और उसके पीछे पड़ी गाड़ी में उन अधमरे गुंडों की चीखें गवाही दे रही थी कि जो भी हुआ है वो सच था। तभी भैरव ने खांस कर आगे कहा, और और उसने आपके लिए एक पैगाम भेजा है बॉस। उसके बाद सुनकर आगे से जोगिंदर ने गुस्से में चिल्ला कर कहा, क्या कहा है उस कमीने ने? तभी भैरव ने देव की उस खौफनाक आंखों को याद करके उसी की आवाज में गूंज कर कहा, उसने कहा है बॉस कि वो अब तक सिर्फ एक फटीचर देव था, लेकिन अब यह जंग शुरू हो चुकी है। उसने कहा है कि वो आपके स्कॉर्पियन ग्रुप को ऐसा दर्द देगा कि आप इस शहर को छोड़कर भागने की भीख मांगोगे। उसने कहा है कि वो इस अंडरवर्ल्ड में आपके ही खून में आपको डुबो देगा। उसकी यह बात सुनकर पूरी फैक्ट्री में सन्नाटा छा गया कि अगर कोई भी सुई गिरती तो उसकी आवाज बम जैसी लगती। जोगिंदर, जो पिछले 20 सालों में इस शहर का बेताज बादशाह था, जिसके नाम से पुलिस कमिश्नर भी कांपते थे, जिसने न जाने कितने लोगों को जिंदा दफन किया, आज उस जोगिंदर के सामने एक 22-23 साल के लड़के ने मौत का पैगाम भेज दिया। ज्योति दूर खड़ी ये सब सुन रही थी। वो अब सच में डर के मारे कांपने लगी। उसे समझ आ गया कि उसने जिस देव को ठेले वाली फटीचर आशिक समझकर पंगा लिया, वो असल में कोई सोया हुआ ज्वालामुखी था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से फोड़ दिया। जोगिंदर ने भैरव को जमीन पर छोड़ दिया। वो अपनी जगह पर खड़ा रहा और उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। उसके चेहरे की नसें फटने को हो रही थी। उसका वो अहंकार, उसका वो रुतबा आज एक लोंडे ने पैरों तले कुचल दिया था। जोगिंदर ने पागलों की तरह आसमान की तरफ देखकर चीख कर कहा, गोलियां छाती से टकरा कर गिर गई, अकेले 25 आदमियों को मार दिया। मैं नहीं मानता इन बकवास कहानियों को। कोई इंसान भगवान नहीं होता। अगर उसके शरीर में लोहे की गोलियां नहीं घुसती तो मैं उसे बम से उड़ा दूंगा। मैं उसे जिंदा जला दूंगा। जोगिंदर ने मुड़कर अपने सारे गुंडों की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब सिर्फ तबाही का खून था। जोगिंदर ने अपनी भारी और खूंखार आवाज में दहाड़ कर कहा, सुन लो सब के सब, आज तक स्कॉर्पियन ग्रुप ने सिर्फ डराया था, लेकिन आज रात इस शहर में महासंग्राम शुरू होगा। मुझे वो देव चाहिए। मुझे वो सुनना चाहिए। वो कहीं तो रहते होंगे। उसका कोई तो घर होगा। उसके कोई तो दोस्त होंगे। तब ये गुंडे ने आगे बढ़कर कहा, बॉस, वो लड़का यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता था, लेकिन आज दोपहर वार्डन ने उसे और उसके दोस्तों को हॉस्टल से बाहर निकाल दिया। अब वो कहाँ है किसी को नहीं पता। उसकी ये बात सुनकर आगे से जोगिंदर ने पास रखी कुर्सी को लात मारकर कहा, पता नहीं तो पता लगाओ। शहर के चप्पे चप्पे पर खबरी लगा दो। इस शहर का सारा अंडरवर्ल्ड, सोटे छाड़े गैंग्स, सारे मोबाइल, सारे चोर, सबको मेरे नाम का फरमान भेज दो। जो भी इंसान मुझे उस देव और सुनैना का पता लाकर देगा, मैं उसे 1 करोड़ रुपए नगद दूंगा। 1 करोड़ का इनाम। अंडरवर्ल्ड के लिए रकम इतनी बड़ी थी, अब शहर का हर गुंडा, हर खबरी और हर लालची इंसान देव की तलाश में कुत्ता बनकर घूमने वाला था। जोगिंदर अब पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसने चिल्लाकर कहा, विशाखापट्टनम के सारे बॉर्डर सील कर दो। शहर से बाहर जाने वाली हर गाड़ी को चेक करो। अगर पुलिस बीच में आए तो पुलिस वालों को ठोक दो। मुझे वो देव जिंदा या मुर्दा किसी भी हाल में मेरे कदमों में चाहिए। मैं उसे दिखाऊंगा कि असली यमराज कौन होता है। जोगिंदर का आदेश मिलते ही पूरी फैक्ट्री में एक भयंकर हलचल मच गई। हथियारों के बक्से खोले जाने लगे। मशीन गन्स, AK-47 और देसी कट्टे निकाले जाने लगे। दर्जनों गाड़ियां स्टार्ट हो गई। स्कॉर्पियन ग्रुप के खून के प्यासे
भेड़ियों की तरह शहर की अंधेरी सड़कों पर निकल पड़े। आज की रात विशाखापट्टनम के इतिहास की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। पूरा शहर एक युद्ध के मैदान में बदलने वाला था। लेकिन जहां एक तरफ पूरा अंडरवर्ल्ड सड़कों पर पागल की तरह उस देव को ढूंढ रहा था, गली गली की खाक छान रहा था, वहीं दूसरी तरफ शहर के सबसे सुरक्षित, सबसे पॉश और सबसे वीवीआईपी इलाके डायमंड क्लास सोसाइटी के अंदर द ओशियन एस्टेट नाम के उस अभेद्य किले में देव अपने उस डिजाइनर अरमानी सूट में हाथ में क्रिस्टल का गिलास पकड़े उस विशाल विशाल विला की छत पर खड़ा समंदर की उठती लहरों को देख रहा था। उसके चेहरे पर वो खौफनाक और शैतानी मुस्कान अभी खेल रही थी। उसे पता था कि जोगेंद्र इस वक्त क्या कर रहा होगा। उसे पता था कि पूरा अंडरवर्ल्ड उसे ढूंढ रहा है। लेकिन देव को कोई डर नहीं था। देव ने उस समुंदर की ठंडी हवाओं में अपनी खूंखार आवाज को खोलकर कहा, ढूंढो, ढूंढो कुत्तों, मुझे ढूंढो। तुम्हें लगता है कि तुम अपना शिकार कर रहे हो? बेवकूफों, तुम नहीं जानते कि मैं खुद इस विला में बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जब तुम मेरे इस किले के सामने आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इस शहर का असली काल कौन है। ये कहते हुए देव ने अपनी जादुई अंगूठी को फिर से छुआ। उसकी आंखों में महादेव की वो अलौकिक शक्ति, दौलत का वो असीमित नशा एक बार चमक उठा। पीछे से सुनैना आई और उसने देव को कंधे को सिर रखकर कहा, क्या सोच रहे हो देव? तभी देव ने सुनैना को अपनी बाहों में लेकर कहा, मैं सोच रहा हूँ पार्टनर कि कल सुबह जब इस शहर का सूरज निकलेगा तो स्कॉर्पियन ग्रुप नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं बचेगी। कल से सिर्फ हमारा सुदेव राज करेगा। जंग की बिसात बीत चुकी थी। मोहरे सड़कों पर उतर चुके थे। विशाखापट्टनम का वो नया राजा, वो देवांशु ओब्रॉय, अपने किले में मौत का इंतजार कर रहा था। विशाखापट्टनम की उस भयानक और खौफनाक रात में, जहां समंदर की लहरें भी खामोश लगती थी, शहर की सड़कों पर मौत का नंगा नाच चल रहा था। जोगिंदर का स्कॉर्पियन ग्रुप किसी पागल और खून के प्यासे भेड़िए की तरह पूरे शहर में हाहाकार मचा रहा था। अंडरवर्ल्ड के उस सबसे बड़े सरगना का ईगो एक 22 साल के लड़के ने बीच चौराहे पर कुचल कर रख दिया। 25 खूंखार गुंडों की वो दर्दनाक हालत, भैरव का वो टूटा हुआ हाथ, जोगिंदर के सीने में किसी धधकते हुए अंगारे की तरह जल रहा था। रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक शहर का कोई ऐसा कोना, कोई ऐसा लॉन्ज, कोई ऐसा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन नहीं बचा जहां जोगिंदर के कुत्तों ने अपनी नाक न सूंघी हो। काले शीशों वाली स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर गाड़ियां चीखते हुए टायरों के साथ शहर की हर गली, हर नुक्कड़ और हर बस्ती को छान मार रही थी। गुंडों के लीडर्स ने अपने आदमियों पर चीख रहे थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अरे ढूंढो उस साले को, जमीन के नीचे से निकालो या आसमान फाड़कर, मुझे वो देव चाहिए। उन्होंने विशाखापट्टनम यूनिवर्सिटी के आसपास के सारे रास्ते के कमरे, पीजी और ढाबों पर जाकर लोगों को बंदूक के दम पर डराया। उन्होंने सुनैना के उस पुराने मोहल्ले की झुगी बस्ती में जाकर भी देखा, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। कोई नहीं जानता कि वो फटीचर देव और ठेले वाली सुनैना रातों रात हवा कैसे गायब हो गई। जोगिंदर अपनी फैक्ट्री में बैठा रात भर शराब पीता रहा, सिगरेट के धुएं में अपनी झल्लाहट निकालता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस एक आम कॉलेज का लड़का जिसके पीछे कोई नहीं, वो उसके इतने बड़े नेटवर्क की नजरों में कैसे बच सकता है। लेकिन उन बेवकूफ गुंडों को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। जिस देव को झुग्गी और सस्ते कमर और सड़कों के पागल की तरह ढूंढ रहे हैं, वो देव तो शहर के सबसे सुरक्षित, सबसे पॉश और वीवीआईपी कमरे और सड़कों पर नहीं, डायमंड क्लास सोसाइटी के 15 करोड़ के द ओशियन एस्टेट महल में एयर कंडीशनर की हवा के अंदर मखमली गद्दों पर गहरी नींद सो रहा है, जहां परिंदा भी पर मारने से पहले 100 बार सोचता। और वहां अंडरवर्ल्ड के गुंडों का पहुंचना तो नामुमकिन था। इसके बाद काली और खौफनाक रात आखिरकार हार गई और विशाखापट्टनम के आसमान पर सूरज की सुनहरी किरणें छा गई। द ओशियन एस्टेट के उस भव्य मास्टर बेडरूम में सुबह का ताजा और ठंडी समुद्री हवा ने खिड़की के पर्दे को हिला सा दिया। देव ने आंखें खोली। उसने एक गहरी अंगड़ाई ली। उसकी रात गहरी और सुकून से भरी, सारी कल की थकान और कबाड़ खाने की लड़ाई के तनाव को पूरी तरह से धो दिया था। देव उठा और उसने अपनी उंगली से चमकती उस रहस्यमयी स्टोरेज रिंग को देखा।
उसके चेहरे पर एक अजय और शांत मुस्कान आ गई। देव ने आईने में खुद को देखकर मन ही मन कहा, जोगिंदर के कुत्तों, रात भर सड़क पर भौंकते रहो, भौंकना, अभी उन्हें कुछ बर्दाश्त करना है। देव तुरंत बाथरूम गया, ठंडे पानी से एक ताजगी भरा शावर लिया और बाहर आ गया। आज का दिन बहुत अहम था। आज उसे कॉलेज जाना था और अपनी आम जिंदगी का वो हिस्सा उसे वैसे ही जीना था जैसे वो अब तक जीता आया था, ताकि उसे किसी अपने नए साम्राज्य को कि बताना ना पड़े। देव सबसे पहले अपने दोस्त रियांश और विराट का हाल देखने के लिए उनके गेस्ट रूम की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा खोला। कमरे का नजारा सुकून देने वाला था। इतना आलीशान कमरा, बड़ी सी टीवी स्क्रीन और किंग साइज बेड। रियांश और विराट अब जाग चुके थे और बिस्तर पर टेक लगाए बैठे थे। उनके चेहरे पर सूजन कल से थोड़ी कम थी, लेकिन पट्टियां अभी भी बंधी थी। तभी देव ने अपने चिर परिचित मजाकिया अंदाज में अंदर दाखिल होकर कहा, गुड मॉर्निंग मेरे शेरों। आगे से विराट ने मुस्कुरा कर कहा, अरे गुड मॉर्निंग भाई। वहीं रियांश ने अपनी एक सूजी आंख से पूरे कमरे को निहार कर कहा, कसम से देव, कसम से, मुझे तो अभी भी लग रहा है कि मैं कोमा में हूँ और ये जन्नत का कोई सपना चल रहा है। कल रात हम उन गुंडों के चंगुल में मौत का इंतजार कर रहे थे और आज सुबह इस महल जैसे बिस्तर पर उठे हैं। उसकी यह बात सुनकर देव ने हंसकर उनके पास जाकर बैठ गया। उसने हंसकर कहा, सपना नहीं है मेरे भाई, ये हकीकत है। आज के बाद तुम दोनों इसी हकीकत में जीना। तभी देव ने इंटरकॉम पर नौकरों को आवाज देकर कहा, रमेश, नाश्ता ऊपर लेकर आओ। कुछ ही मिनटों के बाद दो नौकर शाही चांदी और कांच के बर्तन में नाश्ता लेकर हाजिर हुए। उन्होंने बेड के सामने एक फोल्डिंग टेबल लगाई और नाश्ता सजा दिया। नाश्ते में ताजा संतरों का जूस, उबले हुए अंडे, ओट्स और ताजे फलों का सलाद, मल्टी ग्रेन ब्रेड और रोस्टेड चिकन ब्रेस्ट था। ये सब कुछ उन दिनों की सेहत और जल्दी रिकवरी करने के डिजाइन किया गया था। तभी रियांश ने जूस का गिलास उठाकर कहा, अरे बाप रे, हॉस्टल की उस जली हुई चाय और कड़क रस के बाद ये नाश्ता देखकर तो मेरी पसलियों का दर्द खत्म हो गया। ये कहकर उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी मुस्कान आ गई। आगे से देव ने अपने हाथों से उन्हें नाश्ता परोस कर कहा, तुम दोनों को अगले एक हफ्ते तक बस यही काम करना है, खाना है, आराम करना है और इस विला की सुविधाओं का मजा लेना है। कॉलेज की अटेंडेंस की टेंशन मत लेना, वो सब मैं संभाल लूंगा। तभी विराट ने एक सेब का टुकड़ा खाकर चिंता में पूछा, लेकिन देव, वो गुंडे, वो हमें ढूंढ रहे होंगे क्या? क्या तेरा कॉलेज जाना सेफ है? उसकी यह बात सुनकर देव के चेहरे पर मुस्कान एक पल के लिए खतरनाक हो गई। उसने अपनी कड़क आवाज में कहा, कॉलेज में जाऊंगा, लेकिन वो मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। अगर कोई टकरा भी गया तो उसे वापस जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। तुम लोग बेफिक्र रहो। इसके बाद दोनों ने नाश्ता करवाने के बाद देव वापस अपने मास्टर बेडरूम में आया। उसे अब कॉलेज के लिए तैयार होना था। कल रात उसने वही डिजाइनर अरमानी सूट पहना था। वार्डरोब में रोलेक्स घड़ी और कई सारे प्रीमियम ब्रांड्स के कपड़े टंगे हुए थे। अगर कोई आम इंसान इन रातों में अमीर हो जाए तो वो सबसे पहले कॉलेज में जाकर अपनी इसी दौलत का दिखावा करेगा। वो अपनी मर्सिडीज या फरारी लेकर कॉलेज जाएगा, ताकि जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया वो जलकर राख हो जाएं। लेकिन देव कोई आम इंसान नहीं था और उसका दिमाग किसी आम इंसान की तरह काम भी नहीं करता था। देव ने आईने के सामने खड़े होकर मन ही मन बहुत ही गहरी चाल चली। उसने मन ही मन खुद से कहा, अगर मैं आज कॉलेज में सूट पहनकर मर्सिडीज लेकर गया तो पूरे शहर में खबर फैल जाएगी कि फटीचर देव रातों रात अरबपति बन गया। रूहानी और निहाल वर्मा हैरान तो होंगे, लेकिन इससे ज्यादा मुझे खतरा होगा। जोगिंदर के खबरियों को एक मिनट में पता चल जाएगा कि जो लड़का कल कबाड़ खाने में था वो मैं ही हूँ। इनकम टैक्स वालों को लेकर यूनिवर्सिटी से डीन तक सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। सुदेव का रजिस्ट्रेशन अभी प्रोसेस में है। जब तक मेरा सिस्टम पूरी तरह से वाइट और लीगल नहीं हो जाता, मुझे दुनिया की नज़रों में वही पुराना फटीचर देव बनकर रहना होगा। दिखावा कमजोर लोग करते हैं, असली ताकतवर इंसान अपनी ताकत को छुपा कर रखता है और सही वक्त पर वार करता है। देव ने अलमारी का सबसे निचला हिस्सा खोला। वहां एक पुराने पॉलिथीन बैग में उसके वही धुले हुए लेकिन पुराने और घिसे पिटे पैंट कपड़े रखे थे। वो कपड़े जिन्हें पहनकर वो कल सुबह कॉलेज गया था। उसने एक पुरानी और फीके रंग की नीली जींस निकाली, जिसके घुटनों पर से धागे उखड़े हुए थे।
उसने एक बहुत ही साधारण सी सफ़ेद और लाल धारीदार शर्ट पहनी, जिसका कॉलर थोड़ा सा घिसा हुआ था, लेकिन पैरों में उसने अपने वही कैनवास के जूते पहन लिए। अपने बालों का कोई जेल लगाकर सेट नहीं किया, बल्कि उन्हें वैसे ही साधारण और बिखरा हुआ रहने दिया। उसकी उंगली में जो नीले रंग की चमचमाती अंगूठी थी, उसने अपनी जीन्स की जेब में छुपा लिया ताकि किसी का उस पर ध्यान न जाए। आईने में अब वो यूनिवर्सिटी का सबसे गरीब, साधारण और मजाक का पात्र बनने वाला फटीचर देव खड़ा था। देव ने मुस्कुराकर खुद से कहा, परफेक्ट। अब निहाल और रूहानी को उनके ही खेल में हराने का मजा आएगा। ये फैसला करके देव ने अपने कमरे से बाहर निकला और सीधा कमरे की तरफ गया जहां सुनैना और उसकी माँ रुकी हुई थी। उसने दरवाजा खटखटाकर कहा, सुनैना तैयार हो गई? कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुला। सामने सुनैना खड़ी थी। सुनैना को देखकर देव एक पल के लिए हैरान रह गया। सुनैना ने वो नेवी ब्लू डिजाइनर सूट नहीं पहना था और ना ही उसने वो 18 लाख की रोलेक्स घड़ी पहनी थी। इसके बजाय सुनैना ने एक बहुत ही साधारण सी हल्के गुलाबी रंग की सूती कुर्ती और सफ़ेद सलवार पहनी थी। ये कपड़े सफ़ेद थे, साफ थे, लेकिन बहुत ही आम और सस्ते लग रहे थे। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, वो बस एक साधारण सी बिंदी और आंखों में काजल। उसके बाल एक सिंपल सी चोटी में बंधे थे। देव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कान देकर कहा, मुझे लगा था कि मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा कि आज हमें पुराने कपड़े पहनकर क्यों जाना है, लेकिन तुम तो मेरे बिना कहे ही प्लानिंग समझ गई। आगे से सुनैना ने हंसकर अपनी कुर्ती को ठीक करके कहा, हम बिजनेस पार्टनर्स हैं देव। मैं तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छे से पढ़ने लगी हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अभी यूनिवर्सिटी में अपनी असली पहचान उजागर नहीं करना चाहते। तुम और स्कॉर्पियन ग्रुप और घमंडी स्टेटस स्टूडेंट्स को भी अंधेरे में रखना चाहते हो। जब तक हमारा सुदेव आगे बढ़कर खड़ा नहीं हो जाता, हमारा ये पुराना रूप सबसे बड़ी ढाल है। उसकी बात सुनकर देव ने आगे बढ़कर सुनैना के माथे को प्यार से चूम कर कहा, तुम सच में बड़ी ताकत हो सुनैना। यही बात मैं तुम्हें कहने वाला था। रूहानी ने मुझे वेटर समझकर छोड़ा है, ज्योति ने तुम्हें भिखारी समझकर जलील किया है। उन्हें अभी यही लगने दो कि हम वही गरीब और बेबस लोग हैं। बस सब सही वक्त आएगा तो हमारा रुतबा खुद ब खुद शोर मचाएगा। तभी सुनैना की माँ, जो पीछे बैठी थी, उन्होंने भी मुस्कुराकर उन दोनों को आशीर्वाद देकर कहा, जाओ बच्चों, भगवान तुम्हारे साथ है और अपना ध्यान रखना। उनकी ये बात सुनकर आगे से देव ने मुस्कुराकर कहा, आप फिक्र मत कीजिए आंटी जी, विला में सब कुछ सुरक्षित है। इसके बाद देव और सुनैना दोनों सीढ़ियां उतरकर नीचे पोर्च में आ गए। बाहर उनकी ओर चमचमाती जेड ब्लैक मर्सिडीज और बांसुरों की फॉर्च्यूनर गाड़ियां बिल्कुल तैयार खड़ी थी। कमांडर ने तुरंत आगे बढ़कर मर्सिडीज का दरवाजा खोल दिया। कमांडर ने अदब से कहा, चलिए बॉस। लेकिन आगे से देव ने अपना हाथ हवा में उठाया। देव ने बड़ी ही शांत आवाज में ऑर्डर देकर कहा, नहीं कमांडर, आज हम अपनी इन गाड़ियों से नहीं जाएंगे। तुम में से कोई भी बाउंसर हमारे साथ यूनिवर्सिटी गेट तक नहीं आएगा। उसकी ये बात सुनकर कमांडर हैरान रह गया। उसने चौंक कर कहा, लेकिन बॉस, जोगिंदर के आदमी पागलों की तरह आपको ढूंढ रहे हैं। आपकी जान को खतरा है बॉस। हम आपको अकेले बिना सिक्योरिटी के कैसे जाने दे सकते हैं। तभी आगे से देव की आंखों में खौफनाक और ठंडी आग वापस आ गई। उसने अपने ठंडे स्वर में कहा, कमांडर, तुम शायद भूल रहे हो कि कल कबाड़ खाने में उन 25 गुंडों का क्या हश्र हुआ था। मुझे अपनी सुरक्षा के लिए किसी बाउंसर की जरूरत नहीं। अगर तुम लोग इन गाड़ियों के साथ यूनिवर्सिटी के बाहर दिखे तो शहर का ध्यान हमारी तरफ खींच जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहता। कमांडर समझ गया कि बॉस का आदेश पत्थर की लकीर है। उसने सिर झुका लिया। तभी आगे से देव ने अपनी सख्त आवाज में ऑर्डर देकर कहा, तुम लोग बस दूर से हम पर नजर रखना, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी के आसपास नहीं भटकेगा। देव और सुनैना पैदल ही उस आलीशान डायमंड क्लास सोसाइटी के मेन गेट की तरफ चल पड़े। सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें कुछ पुराने और साधारण होलियों में पैदल बाहर जाता देखकर बड़े हैरान हुए, लेकिन किसी ने कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। सोसाइटी के बाहर निकलकर वो मेन रोड पर आ गए। विशाखापट्टनम की सड़कें अब सुबह पर ट्रैफिक के साथ चलने लगी थी। देव ने हाथ देकर एक आम पीले और काले रंग का ऑटो रिक्शा रोका। तभी देव ने आगे बढ़कर एक आम कॉलेज स्टूडेंट की तरह पूछा, यूनिवर्सिटी चलोगे भैया? तभी आगे से ऑटो वाले ने तुरंत कहा,
100 रुपए लगेंगे बाबू। देव बन तो गया था फटीचर, लेकिन क्या ये फटीचर वाला रूप उसे कैरी करने में आसान होगा, या फिर वही गुंडे उसे दोबारा से आकर घेर लेंगे? क्या होगा आगे की कहानी में, जानने के लिए जुड़े रहिए दोस्तों अपने सुकून एफएम चैनल के साथ। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें, और हम आपको ऐसे ही नई नई कहानियाँ रोज़ सुनाते रहेंगे। एक और नई कहानी भी जल्द ही मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ।